2 दिन बहुत पढ़ना और 4 दिन डम हो जाना, इससे सिलेक्शन कभी नहीं होता। अब हमारे पास जो टाइम है उसमें हमें स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ नीट के सिलेबस पे और बायो के अंदर एनसीईआरटी पर स्टिक रहना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान रखो, अपन मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपन एक एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी अंडरस्टैंड करनी है, थरो करनी है, स्टार मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी का 1 महीना डिसाइड करता है रैंक्स को, 1 महीना बहुत क्रूशियल है, उसकी तैयारी अभी से करनी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ, और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में 360 मार्क्स आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए रामबाण स्ट्रैटेजी पर। क्या है वो स्ट्रैटेजी, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए स्टूडेंट्स की 2 दिन बहुत पढ़ना और 4 दिन डम हो जाना, इससे सिलेक्शन कभी नहीं होता। यानी सबसे जरूरी जो है वो है रेगुलर स्टडीज। आप भले ही कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आपका ग्राफ ऐसे ऐसे रहता है तो सिलेक्शन मुश्किल है। पर आप भले ही एवरेज स्टूडेंट हैं, पर अगर आपका ग्राफ लगातार ग्रो होता जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको बायो में 360 आउट ऑफ 360 आपको फुल मार्क्स, मैं फुल तो नहीं कहूंगी, तो 1-2 क्वेश्चंस तो कभी बहुत ज्यादा टफ आउट ऑफ द सिलेबस जा सकते हैं, बट अगर आपको 340 350 प्लस स्कोर करना है, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, तो रेगुलर स्टडीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप रेगुलर पढ़ने के लिए तैयार है तो ही इस वीडियो को आगे देखना। हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी, नीट के एग्जाम के 1 दिन पहले तक मेहनत करनी पड़ेगी। तैयार हो मेरे सारे नादान परिंदे? सो ये है पहला पॉइंट। नाउ नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिक टू सिलेबस एंड स्टिक टू एनसीईआरटी। होता क्या है, जब हमें कोई टॉपिक पढ़ने में मजे आते हैं, स्पेशली जैसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो हम उसको एक्सटेंडेड वे में पढ़ते जाते हैं, हम बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ लेते हैं। बट हम यहाँ पर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम कोई पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब हमारे पास जो टाइम है उसमें हमें स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ नीट के सिलेबस पे और बायो के अंदर एनसीईआरटी पर स्टिक रहना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर इनफैक्ट ड्रॉपर्स के साथ ऐसा बहुत कॉमनली होता है कि उनकी 11th वीक रह जाती है, जिस कारण से, और जनरली ड्रॉपर्स में भी पहले 12th कवर कराया जाता है बैचेस में, तो वो 11th वीक की वीक ही रहती है। पर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान रखो, हमें 11th और 12th दोनों को इक्वल वेटेज देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% पेपर आता है 11-12 से। कभी 1 और 2 क्वेश्चन 11 से एक्स्ट्रा आ गए या 12 से एक्स्ट्रा आ गए, बट ओवरऑल में बात करूं तो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी बॉटनी वीक रह जाती है, क्योंकि समझ ही नहीं आता मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ा रहे, और एनाटॉमी टिश्यूज उसमें तो छक्के छूट जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, वो क्रेब साइकिल, कैल्विन साइकिल, C4, फोटो रेस्पिरेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम लर्न करने में बड़ी मुश्किल होती है। इकोलॉजी तो पूरा ऐसा लगता है रटने वाला है, तो बॉटनी वीक हो जाती है। जूलॉजी में मजे आते हैं तो जूलॉजी पढ़ते रहते हैं। ध्यान रखो, अपन मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपन एक एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बॉटनी में तो नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा हैं, बट अगर आप देखेंगे पिछले साल कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके कुछ क्वेश्चंस बॉटनी सेक्शन में आ गए, कुछ जूलॉजी सेक्शन में आ गए। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूं कि ऑल 38 चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हम कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हैं, हमें मजे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। अगर आपके टीचर मजे से पढ़ाएंगे तो बिल्कुल मजे आएंगे, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी। बॉटनी, जूलॉजी, 11-12 यानी टोटल 38 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं अगर हम 350 प्लस 360 मार्क्स लाना चाहते हैं। अब हमें क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1, एनसीईआरटी। आप कहोगे मैम ये तो सब कहते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये सब कहते हैं। पूरा इंडिया का हर टीचर एनसीईआरटी पढ़ाता है और इंडिया का हर स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ता है बायो में। हर कोई कहता है कि पेपर पूरा एनसीईआरटी से आता है, सालों से आ भी रहा है। फिर भी हर स्टूडेंट के 340 प्लस मार्क्स क्यों नहीं आते, बल्कि 300 प्लस ही बहुत कम के आते हैं, 280 प्लस ही बहुत कम के आते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को रटना नहीं है, एनसीईआरटी को समझना है, थरली अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद लर्न करना है। मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, मैं हमेशा बोलती हूं कि एनसीईआरटी उस समंदर की तरह है जिसमें गोता लगाओगे तो आपको मोती मिलेंगे।
हर बार एनसीईआरटी जब आपके टीचर पढ़ाएंगे तो आपको कुछ नया समझ में आएगा कि यार ये तो मालूम ही नहीं था, देखो एनसीईआरटी में लिखा है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो एग्जाम नीट में आने के बाद स्टूडेंट पूछते हैं और हम लोग बताते हैं ये देखो एनसीईआरटी की लाइन है। तो एनसीईआरटी की एवरी लाइन, लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करनी है और लाइन बाय लाइन उसके बाद लर्न करनी है। ये हम भूल जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। एनसीईआरटी इज अ ब्यूटीफुल बुक, पर बड़ी बोरिंग सी लगती है क्योंकि कोई हेडिंग, सब हेडिंग, कलर ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे जो लेबलिंग होती है वो तक इंपॉर्टेंट है। जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल केवल डायग्राम के नीचे लिखा है। बायोटेक्नोलॉजी का एक पॉइंट आरओपी केवल एनसीईआरटी के डायग्राम में नीचे लिखा है। ऐसी कई जगह पे लेबलिंग्स है, जब हम पढ़ाते हैं तो बताते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले अपन ने एनसीईआरटी को समझा और लर्न करना है। उसके बाद में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही। उल्टा सीधा नहीं करना है। मैं फिर कह रही हूं, रिसर्च के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पीएचडी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस, दैट डिपेंड्स फ्रॉम चैप्टर टू चैप्टर। मैं फिर से कहूंगी, बायो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चंस के नंबर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरी लर्न होना, बार बार रिवाइज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, मैच द कॉलम, सबकी हमें प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बायो में 360 मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी साल, जैसे 2022 में एआर बहुत ज्यादा आ गए, स्टेटमेंट वाइज ज्यादा आने लग गए तब से, और 2023 में वापस से मैच द कॉलम्स कर दिए, स्टेटमेंट वाइज कर दिए। तो किसी भी साल कुछ भी हो सकता है, तो ऑल टाइप्स हैव टू बी प्रैक्टिस। उसके बाद में फिर हमें पीवाईक्यूज करने होंगे। अब पीवाईक्यूज वो 30 इयर्स के लगाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 से 23 के करने हैं, बट थरली करने हैं, अंडरस्टैंड करके करने हैं। पीवाईक्यूज एज इट इज रिपीट होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हार्मोन कंटेनिंग आईओडीज 4-5 बार साल रिपीट हुआ है। नॉट इनक्योरेबल या इनक्योरेबल या क्योरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कितनी बार रिपीट हुआ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। स्पर्म का वो पाथवे, रेटेटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया कितनी बार रिपीट हुआ है। तो डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अंडरस्टैंड करना, थोड़े से ऑप्शंस बदलते हैं पर टॉपिक रहता है। तो पीवाईक्यू केवल रटना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, पर पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करके फिर उसे सॉल्व करना है। और इसके बाद ऑफ कोर्स हमें टेस्ट देने हैं और टेस्ट का एनालिसिस करना है। आप जहां भी दे रहे हो, जो भी अच्छे क्वेश्चंस हो टेस्ट के, उसे अलग से रजिस्टर में लिख लिया करो। ठीक है, चलो अब सवाल उठता है कि हमें पढ़ना कैसे है। देखिए, आप में से 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक जो कहीं पर कोचिंग ले रहे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, और एक जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हैं तो आपको अपने टीचर को फॉलो करना है। आपके टीचर जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसी सीक्वेंस में पहले आपको लेक्चर और उनके नोट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करके लर्न करना है, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। अगर आपके पिछले साल के नोट्स वगैरह हैं जिससे आपने पढ़ा है तो आप उसे फॉलो कर लेना। अब पढ़ना कैसे, ध्यान से सुनो। 350 प्लस मार्क्स लाने हैं, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी में पहली बार मैंने पेन से मार्किंग करी। जब आप लेक्चर सुनने के बाद या समझने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको करीब 50-60% आता होगा। तब 30-40% ऐसा होगा जो आपको डाउट है, तो आप उसमें 1 स्टार लगा दोगे जिसमें डाउट है। अब जब आप इसकी सेकेंड रीडिंग करोगे, डाउट है, स्टार लगाया, उसे लर्न किया, अंडरस्टैंड किया, लर्न किया। अब जब आप उसकी सेकेंड रीडिंग लगाओगे तो आप एक बार पूरा देखोगे, फिर वो स्टार वाला पॉइंट जो है, सपोज करो 10 पॉइंट्स 1 चैप्टर में स्टार लगा था, आपको उसमें से 4 पॉइंट्स याद हो गए होंगे, पर 6 पॉइंट आप फिर से भूल रहे होंगे, उनमें आप डबल स्टार लगा दोगे। ये सेकेंड रीडिंग में होगा। ये फर्स्ट रीडिंग में स्टार मार्किंग की, ये सेकेंड रीडिंग में हो गया। और ये जो डबल स्टार है, इसे आप एक सेपरेट रजिस्टर में लिख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं मैं आपको, सेपरेट रजिस्टर में लिख लेंगे। एक रजिस्टर ही बनाओगे जिसमें आप एनसीईआरटी के डबल स्टार पॉइंट्स को लिखोगे। मैं क्यों बनवा रही हूं ये, क्योंकि इसे हम लास्ट मंथ में पढ़ेंगे। लास्ट मंथ
अब तो डेट आ गई है, यानी अप्रैल में पढ़ेंगे। इसे हम चलते फिरते आते जाते पढ़ते रहेंगे, और ये हमें लास्ट में पूरे साल ऐसी तैयारी करो कि आखिरी के महीने क्या पढ़ना है वो क्रिस्प में आ जाए। ऐसा नहीं करना है अपने को कि अपन पूरे साल भी पढ़ रहे और आखिरी के 1 मंथ में भी इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स इकट्ठे हो गए, ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि लेक्चर के नोट्स के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो एनसीईआरटी में स्टिक नोट्स लगा लो। अगर आप कर सकते हो, या तो आपके टीचर्स उस तरह से पढ़ाते हो या कर सकते हो, तो फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हो। पर अगर आपको उसकी हैबिट नहीं है तो कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी अंडरस्टैंड करनी है, थरो करनी है। स्टार मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी का 1 महीना डिसाइड करता है रैंक्स को, 1 महीना बहुत क्रूशियल है, उसकी तैयारी अभी से करनी है। अब बायो के अंदर साइंटिस्ट आते हैं, डेट्स आती है, डेटा आता है और एग्जाम्पल्स आते हैं। इसे हमें सेपरेट रजिस्टर में लिखना है। जी हाँ, मेहनत लगेगी पर इंपॉर्टेंट है। और इसे बहुत सुंदर सजा के नहीं लिखना है, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो डेली बेसिस पर। जैसे मान लीजिए कि मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का 1 पेज पढ़ा है, आज 2 पेजेस पढ़े हैं, उसमें 2 साइंटिस्ट के नाम आए हैं, 1 ईयर आया है, तो मैं हैंड टू हैंड लिख लूंगी इस रजिस्टर के अंदर। बस चैप्टर का नाम लिखो, सुंदर नहीं सजाना, इसको कोई म्यूजियम में नहीं देना है, इसमें कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है इस डायरी के लिए, इस रजिस्टर के लिए, पर डेली करना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, आज मैंने मान लो 2 एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं, तो मैंने दोनों साइंटिस्ट और ईयर लिख लिए। फोटोसिंथेसिस के अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक दिन में सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, फटाफट फटाफट उसके साइंटिस्ट लिख लिए। इकोलॉजी में बहुत सारा डेटा है, मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, प्लांट किंगडम में हेट्रोस्पोरस, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं कितने सारे। सेपरेट रजिस्टर बनाना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं तो आते हैं और नहीं आते हैं तो गए नंबर। बड़ा दुख होता है इनका। अब पढ़ोगे कैसे? हफ्ते में आप क्या कर सकते हो, आप या तो चैप्टर वाइज पढ़ो या बॉटनी जूलॉजी वाइज पढ़ो। मतलब या तो आप ऐसा कर लो कि मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बॉटनी पढ़ूंगा, ठीक है, और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे जूलॉजी पढ़ूंगा। या आप ऐसा कर सकते हो कि मैं बॉटनी का एक चैप्टर मान लो मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में खत्म किया, फिर उसके बाद में जूलॉजी शुरू कर दूंगा फ्राइडे सैटरडे ऐसे। तो आप या तो चैप्टर एक एक चैप्टर करते जाओ या बॉटनी जूलॉजी ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। इसे आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक्टिव और पैसिव चैप्टर्स ले लो। एक्टिव मतलब जो इजी चैप्टर्स हैं, शॉर्ट चैप्टर्स हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, लिविंग वर्ल्ड है, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एक चैप्टर खत्म हो गया। ये थोड़े से लंबे चैप्टर्स हैं या थोड़े हार्ड चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, बड़े बड़े चैप्टर्स है, तो आप इन्हें भी ऑल्टरनेट कर सकते हो। एक चुटकू चैप्टर एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर एक बड़ा चैप्टर। उससे क्या होगा, आपको पॉजिटिविटी लगेगी कि फटाफट फटाफट मेरे नंबर ऑफ चैप्टर्स भी हो रहे हैं। सारे बड़े एक साथ उठा लोगे, हार्ड एक साथ उठा लोगे, तो 3-4 महीने में पता पड़ा 2 चैप्टर हुए टाइटाइफिस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कि संडे क्यों नहीं लिखा मैंने कहीं पर भी, क्योंकि संडे आपको स्ट्रिक्टली रखना है रिविजन के लिए। उस पूरे वीक में जो भी आपने पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए, उसे दोबारा लर्न करोगे, रिवाइज करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जहां पर भी टेस्ट दे रहे हो भले, तो ऐसा नहीं पूरा दिन टेस्ट देने में बर्बाद कर दो। अगर 2 बजे से टेस्ट है, टेस्ट के लिए पढ़ा है ना पूरा हफ्ता भर, 15 दिन जितने में भी टेस्ट हुआ है, पर आपको शेड्यूल नहीं बिगाड़ना। आप सुबह उठ के अपना वीकली रिवाइज भी करो, टेस्ट देकर आओ, वापस आओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ी सो लो, टेस्ट का एनालिसिस कर लो, और फिर रात भी बर्बाद नहीं करनी बेटा। अब आपका संडे तभी होगा जिस दिन नीट का पेपर हो जाएगा कट ऑफ के ऊपर वाला। तो संडे को बहुत अच्छे से यूज करो, और कोई हॉलीडे आ जाए तो बहुत अच्छे से यूज करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई कोचिंग में है तो ये चैप्टर्स जिस हिसाब से आपके कोचिंग में चल रहे हैं, आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी पढ़ रहे हो वही फॉलो करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं 1 मंथ में। इस तरह से 6.5 मंथ्स में आपके 38 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और बाद में रिवीजन हो जाएगा। अब ये चैप्टर्स आप कॉम्बिनेशन में उठाना, छोटे और बड़े मिलाकर, जैसे 3 या 4 छोटे चैप्टर्स ले लिए, 2 बड़े चैप्टर्स ले लिए। टाइम टेबल आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट आपको करना पड़ेगा ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की समरी ये स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। कितने सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी की सिर्फ समरी में लिखे, थ्योरी में कहीं नहीं, और क्वेश्चंस आते हैं।
इनफर्टिलिटी 2 years का अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद होती है। ये बात सिर्फ समरी में लिखी है, थ्योरी में कहीं नहीं लिखी है। ER कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, ये सिर्फ समरी में लिखा है, थ्योरी में कहीं नहीं लिखा है। कितने पॉइंट्स में आपको गिनवा सकती हूँ जो सिर्फ समरी में लिखे हैं, थ्योरी में नहीं लिखे हैं। सो एनसीईआरटी की समरी को रीड करने की हैबिट डालनी है। एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर लर्न करना है, स्टार मार्किंग्स करनी है, डेली पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है वो आपको समझा दिया है मैंने। एमसीक्यूज करने, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज कौन से करने, अंडरस्टैंड करके करने हैं, वो हमने समझ लिया। अब ये मैंने एक आपके लिए सिनॉप्सिस बनाया है नीट 2023 का। आप देख सकते हैं कि सेल वाली यूनिट से, यानी जो 3 चैप्टर्स हैं उनसे 11 क्वेश्चंस आए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर से 13 क्वेश्चंस आए हैं। 5 चैप्टर्स प्लांट फिजियोलॉजी से 12 क्वेश्चन आए हैं। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर से 14 और बायोटेक के 2 चैप्टर्स से 7 क्वेश्चंस आए हैं और इकोलॉजी के 4 चैप्टर से 12 क्वेश्चंस आए हैं। ये मोस्ट हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, यानी आप देख सकते हैं 69 क्वेश्चंस आ गए हैं 23 चैप्टर्स से। हमें तो 90 अटेम्प्ट करने हैं ना, अगर हमें सब कुछ आता है तो 90 में से ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस आ गए हैं इन 23 चैप्टर्स से। सो ये आपको हेल्प करेगा अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए। आप इन्हीं में से छोटा चैप्टर बड़ा चैप्टर ऐसे कॉम्बो में ले लेना, ठीक है, बट पढ़ना पूरे चैप्टर्स है, कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाओगे। जैसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 2 साल पहले तक इस चैप्टर को कोई इज्जत ही नहीं देता था, लेकिन अब 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो कोई भी चैप्टर कभी भी, एनटीए का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, कहीं से भी आ सकते, कितने भी क्वेश्चंस, ऑल चैप्टर्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेल वेल वेल। तो अब सवाल उठता है कि मैंने से रामबाण स्ट्रैटेजी का है, तो रामबाण क्या है? फाइनल कि मैम एक बात बता दो आप, बस जिससे हमारी आंखें खुल जाए और हमारे बायो में 360 आ जाए। रामबाण सुनो, पेपर क्वेश्चंस नए टॉपिक से नहीं आने वाले हैं। इक्के दुक्के आ भी गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कट ऑफ के ऊपर तो आ ही जाते हैं क्योंकि वो सबके लिए नए हैं, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उससे सिलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक आध रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। यानी आएगा पुराना, नया नहीं आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा। तो नया नहीं है, आएगा पुराना, पर पढ़ना है बार बार। एक ही चीज को बार बार जो पढ़ेगा, यानी मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल रीडिंग्स, मल्टीपल रिविजन, ये होगा रामबाण। इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, इससे आपको चीजें फटाफट से याद आएंगी, सही आंसर्स लगाओगे, यानी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बार 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 एक ही चीज को पढ़ना। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा बार 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 एक ही चीज पढ़ना, एक ही चीज पढ़ना, बार 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 बार। न्यूआंसेस एक बार पढ़ के काम नहीं चलेगा, 10 बार पढ़ेंगे, ताकि जब क्वेश्चन आएगा रिकॉम्बिनेशन का होता है पैकाइटीन, साइनैप्स का बनता है जाइगोटीन, टर्मिनलाइजेशन का होता है डाइग्नाइसिस, एक्सचेट प्लाज्मेटा का बनता है डिप्लोटीन। यहाँ टिप्स पर होना चाहिए, यहाँ टिप्स पर। सिस्टर क्रोमैटिड कहां सेपरेट होते हैं? एनाफेज 2 में। होमोलोगस क्रोमोसोम कहां सेपरेट होते हैं? एनाफेज 1 में। ये रटा होना चाहिए, टिप्स पर होना चाहिए। जितनी स्पीड है और सही आंसर्स दे रहा है तेजी से, ये सिर्फ और सिर्फ बार 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 एक ही चीज पढ़नी है। नए नए क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, नए नए टॉपिक्स के पीछे मत भागो, 10 किताबों के पीछे मत भागो। एक ही बुक है आपकी एनसीईआरटी, और जहां भी पढ़ रहे हो, जो भी डीपीपीज मिल रही है, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, मोर देन इनफ है। एक ही किताब पर उसे 1000 बार पढ़ लेना, ये है रामबाण। करेंगे मेरे सारे नादान परिंदे? तो हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, रेगुलरली फॉलो करेंगे, पूरे नीट के एग्जाम के दिन तक फॉलो करेंगे, और बायो में 350 प्लस, 360 नहीं बोलती, 350 प्लस, और भगवान करे, ईश्वर करे, आप सबके 360 आउट ऑफ 360 आ जाए। मेरी सारी दुआएं आपके साथ। ऑल माय लव, ऑल माय ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।